नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में वर्तमान में क्या हो रहा है विश्व में, स्पेशली ईरान को लेकर के और ट्रंप का चाइना विजिट के लेकर के, तथा यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना विचार दूंगा। जैसा कि पहले भी बताया था कि ट्रंप साहब प्रयास तो करते हैं कि अपने विरोधियों से मिल करके किसी न किसी मुद्दे पर और एक विचार पर पहुंचा जाए, लेकिन हमेशा असफल रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुतिन साहब का यानी कि रूस से वो अलास्का में किए थे भेंट, फिर नॉर्थ कोरिया के अपने उनके तानाशाह जिसको बोल रहे हैं, उनसे भी उन्होंने भेंट किया था, और किम जोंग उनसे भी भेंट किया था, लेकिन वो भी असफल रहा। और इन सब असफलताओं को देखते हुए सभी लोगों ने कहा था, मैंने भी कहा था कि ये भी जो चीन की यात्रा और सभी सीओ को लेकर के जा रहे हैं वो सब बेकार जाएगा, और हुआ भी है। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ नहीं। जैसा कि संयुक्त एक वक्तव्य दिया जाता है वो नहीं हो पाया। सभी अपना अपना बात किए, अपना अपना उन्होंने रेड कारपेट दिया, वेलकम किया, स्वागत किया, सब कुछ हुआ, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था कि ईरान को चीन अपना सहायता देना बंद कर दे और उस पर दबाव डाले कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, तथा होमरेज स्टेट को सभी के लिए खोल देगा, इसराइल के ऊपर वार नहीं करेगा, इत्यादि। इन पर किसी पर भी कोई समझौता नहीं हुआ है। हाँ, इतना मौखिक रूप से कह दिया गया है कि हम ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए उसके साथ नहीं है, उसके नहीं चाहेंगे कि वो परमाणु बम बनाए और आगे बढ़े, और होमरेज के ऊपर भी किसी तरह का टोल टैक्स न लगाए। सब ये तो हुआ, लेकिन मौखिक रूप में ही हुआ है। दूसरा पॉइंट ये सबसे बड़ा ये हुआ कि किसी डील पर भी साइन नहीं हुआ। हालांकि बोइंग वगैरह का सुना जा रहा है कि कुछ चाइना अमेरिका से खरीदेगा बोइंग विमान। जो भी हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, लेकिन एक बात तो और हुआ कि एक तरीक़ा से अपमान ही कहा जाएगा कि जब ये ट्रंप साहब और उनकी पार्टी वापस आ रही थी, तो जो कुछ भी उन लोगों को पुरस्कार के रूप में यानी प्राइज के रूप में दिया गया था, वो सभी को लेकर के डस्टबिन में वहाँ पर पड़े हुए उसको फेंक दिया गया एयरपोर्ट पर। ये अपमान ही कहा जाएगा। तरीका था, अगर आपने नहीं लेना चाहते थे इसको और किसी तरीके से, तो उसके लिए एक बहुत ही उत्तम तरीका हो सकता था, जिसको कि लेकर के पूरे जो पुरस्कार मिला था उसको लेकर के अपने एम्बेसी में भिजवा देते और वहाँ पर जो करना था सो कर दिया जाता। लेकिन पब्लिकली अपमान तो ये चाइना के लिए हुआ ही है, जो कि उचित नहीं हुआ। जैसा कि ये होता है नॉर्मली कि जब कोई चीज़ नहीं माना जाता है, किसी के वर्चस्व को नहीं माना जाता है या किसी के सुझाव को नहीं माना जाता है, तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। अभी खबर मिल रही है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अपने जितने भी मिसाइल हैं उसको दाग दिया है, और तेल अवीव में बहुत ही डिस्ट्रक्शन हुआ है, यानी नष्ट हुआ है, और पब्लिक जो है इधर उधर भाग रही है, ऐसा सुनने को मिल रहा है, और संभवतः ये हुआ है। इसकी प्रतिक्रिया में जैसा कि हम लोगों ने देखा है और जानते भी है कि इजराइल ज़रूर बदला लेता है, तो इजराइल भी बदला लेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर ईरान
के द्वारा या ईरान के क्षेत्र में या मिडिल ईस्ट जिसको कह रहे हैं उस क्षेत्र में संभावना बहुत कम है शांति का। और शांति तभी आएगी जबकि युद्ध में आकर के सभी लोग थक जाएंगे और निगोशिएशन टेबल पर आएंगे, तब जा कर के कुछ बात बन सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति अभी आने वाली नहीं है। अभी भी देखने को मिला है और सुनने को मिला है कि यूक्रेन ने मॉस्को के ऊपर हमला कर दिया। रूस जो है उसको रिटेलिएट करने के लिए यानी कि बदला लेने के लिए उसके ऊपर भयंकर हमला करने जा रहा है या कर दिया है। तो इस तरीके से विश्व के अंदर धीरे धीरे हो रहा है। और ईरान का जो मसला है वो कह चुका है कि हम इज़राइल को नक्शे से मिटा देंगे। तो इज़राइल को सर्वाइवल के लिए अपना लड़ना पड़ेगा। संभवतः ये हो सकता है कि ईरान चाहेगा कि जितनी मिसाइल हम लोगों को अन्य जगहों पर दागना होगा उससे पहले ही जहाँ जहाँ वो चाहता है वहाँ वहाँ दाग दे, यानी कि स्पेशली इसराइल के ऊपर में दाग दे, इसराइल के ऊपर में आक्रमण कर दे। और किया भी, क्योंकि जब अमेरिका उसके ऊपर में करेगा अटैक या इजराइल भी करेगा तो उसकी मिसाइल कहीं और जाएंगी, उसको कहीं और इस्तेमाल करेगा। इसलिए उसने यही सोचा कि पहले ही हम उसके ऊपर में हमला कर दें और उन जगहों पर चुन करके मार दे जहाँ जहाँ पर अमेरिका का बेस जहाँ जहाँ भी है। और यह आप लोग देख भी चुके हैं, ऐसा कर भी चुका है। स्पेशली ईरान यूएई के साथ में जो अपना झगड़ा देख रहा है या अपना विरोध कर रहा है वो मेरा ख्याल है उचित नहीं है। ईरान को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अगर समझदारी से काम नहीं पड़ेगा तो अलग थलग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी देश आ करके किसी के ऊपर में ये नहीं होगा जब तक कि वर्ल्ड वार ना हो जाए। वर्ल्ड वार होने के बाद में सभी लोग एक दूसरे का किसी न किसी का पक्ष लेकर के या अपना ही पक्ष लेकर के अपना सैनिकों को भेजते हैं और वार होना शुरू हो जाता है। हालांकि थर्ड वर्ल्ड वार तो मैं पहले से ही कहता हूँ कि शुरू ही हो चुका है एक तरीक़ा से, जब से रूस और यूक्रेन का बात हुई। तो रूस और यूक्रेन की जो बातें हो रही हैं और ईरान और अमेरिका और इजराइल की बातें हो रही हैं, अभी दो मुख्य मुद्दे हैं। अब चाइना को देखना है कि उस 2027 आ रहा है और चाइना जो है कि नहीं ताइवान के ऊपर में क्या करने जा रहा है, क्या हो रहा है। तो एक वो फ्रंट जो ही खुल जाएगा तो उसको तो वर्ल्ड वार कहा ही जाएगा। अब जहाँ कोई भी नया फ्रंट खुलेगा तो वर्ल्ड वार हो जाएगा या कहा जाएगा। और जो संभावनाएं बनती जा रही हैं, क्योंकि चाइना भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी जो है अपना जो प्रयास कर रहा है वो अपना करता रहा है, लॉन्ग प्लानिंग है। और ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के अंदर में वो अपना भाग मानता है, हर एक चीज़ें करता है। इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर हैं, जो कि उनकी यात्रा अब समाप्त होने वाली है। मेरा सुझाव ये है कि ये विषम परिस्थिति है। ठीक है, इसमें जितना हम लोग आपसी अंडरस्टैंडिंग का लेकर के कुछ डील है या कोई ऐसी चीज़ें साइन कर लिया जाए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब वो हमारे प्रधानमंत्री गए थे इजराइल के यहाँ तो उसके दूसरे दिन ही ईरान का लड़ाई शुरू हो गया। तो इससे होता क्या है कि इससे भारत की स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। और ये अब किसी देश की विजिट करने का समय नहीं है, अपनी स्थिति को मजबूत करने का समय है। बैठें और देखें कि इन वर्तमान स्थिति में भारत की भूमिका क्या हो या हम लोग किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं देश हित में। ठीक है, देश हित सर्वोपरि है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इन स्थितियों के अंदर में भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि देखा जो गया है अभी भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका 14 और 15 को हुआ था, वो भी कोई ख़ास अचीवमेंट नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई और न ही कोई साझा वक्तव्य दिया भी गया।
एक औपचारिकता के रूप में हुआ और कुछ लोगों ने अपना अपना बात कहे। जैसे भारत के लिए सपोर्ट के अंदर में रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर चाहिए तो हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ के लिए क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार हैं। ईरान ने भी कहा हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो प्रतिबंध लगा हुआ है उस पर हम लोग को विचार करना होगा कि अमेरिका का कितना हम लोग साथ दें और कितना साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि देश हित के अंदर में यदि हम किसी के अंदर में आकर के अपना सुझाव और अपना कुछ कहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान कुछ समय के लिए भारत का चुप्पी उसके विरोध में जा रहा है। लोग जो है कुछ और समझ रहे हैं और विरोधी पार्टियों को कुछ न कुछ मौका मिल रहा है कुछ कहने के लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चल रहा है। लेकिन अब हम लोगों को देखना होगा कि हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सभी लोग मौके की तलाश में हैं कि किस समय मौका मिले ताकि हम लोग अपना ये करें। जैसे नेपाल में, और हम लोग सोचते हैं कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ तो बहुत अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। ऐसा हुआ नहीं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने तो पड़ोसी यानी कि नेबर्स फर्स्ट, पड़ोसियों का देखभाल पाला, ये हुआ, ये किया हम लोग। लेकिन उसके बदले में मिला क्या, इस पर बहुत विचार होना चाहिए और बहुत विचार करना चाहिए। स्पेशली बांग्लादेश की हरकतों पर हम लोग को गिद्ध नज़र रखना है, बहुत ही ज़रूरी है उसके ऊपर भी चौकन्ना नज़र रखना, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर में विश्वास नहीं किया जाता, भरोसा नहीं किया जा सकता। उसी तरह से नेपाल, उसी तरह से मालदीव, उसी तरह से श्रीलंका, क्योंकि एक जगह पर बैठने का हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है। और वो था सार्क ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसके बारे में कुछ हो नहीं रहा है। कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें कि सबको बुला करके किया जा सकता है। जैसे यूएनओ है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बुलाया तो जा सकता है, बैठकी तो हो सकती है। ठीक है, कोई वीटो दे दिया वो बात अलग है, लेकिन बैठा तो जा सकता है, जैसा कि इजराइल करने जा रहा है। और आपका जो ये यूएनओ की बैठक है उसको बुला रहा है और उसमें अपना पॉइंट रखेगा। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है। और अगर हम लोग इस तरीके से अपने पड़ोसियों के साथ बंद करके और करके कर सकते हैं तो बेहतर होगा, और नहीं तो चिंता की बात है। इस समय वर्तमान स्थिति में अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करना बहुत ज़रूरी है, कि आंतरिक दृष्टिकोण से ही हम लोग जो है कि नहीं मार खा जाते हैं। और जो आ रहा है, जिस तरीके से हो रही है, जो बातें हो रही हैं, ठीक है कुछ चौकन्ना हम लोग हैं, लेकिन और अधिक चौकन्ना होने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोगों का जिससे संबंध है वो आपस में लड़ रहे हैं। हम लोग का ईरान से भी अच्छा संबंध है, इजराइल से भी अच्छा संबंध है, और ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगा कि इधर जाएं कि उधर जाएं, उसका समर्थन करें कि इसका समर्थन करें। ये समस्याएं पैदा हो जाती है और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हम लोगों को सहना पड़ रहा है। और किसी तरह से जैसे यूएई का है, ईरान जो है कि नहीं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और यूएई के साथ हमारा अच्छा संबंध है। और अभी कोई बहुत सी डील साइन हुई है, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री गए थे, ठीक है कोई बात नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी जल्दी से यात्रा को समाप्त करके आए देश में। और देश की स्थिति कहाँ है इस वर्तमान स्थिति में, वर्तमान में क्या हो रहा है, और वैश्विक दृष्टिकोण से हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसलिए हम लोगों को आंतरिक दृष्टिकोण से क्या करना है ये भी सोचना है। ये जो सोच रहे हैं कि आपस में लड़ेंगे और ये है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। स्पेशली जो है पेट्रोलियम पदार्थ पर हो जाने से हम लोगों का आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी। हमारा ही नहीं, पूरा विश्व की आर्थिक समस्या चालू हो जाएगी। हम लोग शेयर मार्केट में देख रहे हैं, सभी लोग बेच करके भागने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है डूब जाए। कई लोगों का तो डूब ही गया और डूबने जा रहा है अगर यही स्थिति रही। और जिस दिन शांति की बात आने लगेगी तो हम लोग जो है सभी लोग फलेंगे फूलेंगे और शांति में ढंग से रहेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे, ताकि
इस परिस्थिति के अंदर में हम लोग निकल जाएं और शांतिमय दृष्टिकोण से रहें और अशांति से दूर रहें। मैं सभी भाइयों का आग्रह कर रहा हूँ कि सभी लोग सोचें और किस तरह से विश्व शांति आ सकती है। हर लेवल पर, निचले लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक सोचें और उसके ऊपर में कार्यान्वयन करें। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुखमय जीवन प्रदान करे। जय हो, जय हो, जय हो।